हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है क्रांति पाटिल और आज हम सीखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में आप ये फर्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे आयंस दिख रहे हैं। वो सारे के सारे हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी के बाहर डालती है। इसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन। ओके, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या फिर एक्सक्रीटरी आयंस कौन से हो गए, जैसे यूरिया है जो मेन हमारी ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करती है। फिर कैल्शियम क्लोराइड आयंस हो गए, K+ आयंस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए जो ब्रीदिंग के जरिए हम क्या करते हैं, एक्सेल के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर डालते हैं। Na+ हो गए, यूरिक एसिड हो गया, फिर SO4 2- PO4, देन वाटर एंड अमोनिया। तो अमोनिया ये एक हाईली टॉक्सिक मटेरियल है जिसका हम क्या करते हैं, एक इजी फॉर्म में हमारी बॉडी उसे एक्सक्रीट करते हैं। वो हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे ही। और दूसरा पार्ट है देयर एलिमिनेशन। तो किस प्रक्रिया के द्वारा हमारी बॉडी इन सारे चीजों को एलिमिनेट करते हैं, अपने शरीर के बाहर डालते हैं, वो आज हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे, जैसे होमियोस्टेसिस। सेकेंड है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, नेफ्रॉन्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट की पॉइंट है यूरिन फॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, उसे जेजी एपरेटस भी बोला जाता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी, मिक्चुरेशन, देन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। ये पूरे के पूरे 16 जो पॉइंट्स हैं हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, होमियोस्टेसिस। सो व्हाट इज मीन बाय होमियोस्टेसिस? Homeostasis is the ability to maintain. What is this? It is the ability to maintain a relatively internal stable state. This state persists despite the external environmental changes. It is the self-regulating process by which biological system tends to maintain stability. ये homeostasis एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस भी है। जिससे क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है जिससे हमारी बॉडी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने का काम करती है। तो कितना टेम्परेचर मेंटेन करती है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे मान लो अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई या फिर हीट बढ़ गई, तब भी हमारी बॉडी मेंटेन करेगी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को। और मान लो अगर ठंड पड़ गई ज्यादा, तब भी हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और यह एक सेकेंड पॉइंट जो कि कहलाता है निगेटिव फीडबैक लूप। इट इज अ रिएक्शन दैट कॉजेस अ डिक्रीज इन द फंक्शन. The product of reaction leads to decrease in the overall reaction. These negative feedback loops are responsible for the stabilization of a system and the maintenance of stable state. मान लीजिए इनपुट यानी अगर हमारे बॉडी में कुछ बढ़ गया तो उसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। और वो आउटपुट को फिर से अगर मेंटेन करना होगा बॉडी को, तो बॉडी को फिर से क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो लूप फॉर्म हो रहा है वो निगेटिव साइड से आ रहा है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, अ निगेटिव फीडबैक लूप। मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। दिस निगेटिव फीडबैक लूप्स एड टू मेंटेनिंग द होमियोस्टेसिस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 हार्मोन। कौन से हार्मोन है? फर्स्ट है इंसुलिन एंड सेकेंड है ग्लूकागॉन। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होके वो शुगर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब हमारी बॉडी वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और अगर मान लीजिए ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रही है तो हमारी बॉडी क्या सिक्रेट करती है, ग्लूकागॉन सिक्रेट करती है, जिससे हमारे शुगर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मतलब वो अपना जो लेवल है वो मेंटेन करती है।
So the excretory system helps in the maintaining the level of urea in the body. So इसी तरह से हमारी जो excretory system है वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है, वो मेंटेन रखने का काम करती है। किसे मेंटेन रखती है, जो यूरिया का लेवल है हमारे बॉडी में उसे मेंटेन रखती है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये थ्योरी पढ़ी, होम्योस्टेसिस। मतलब हमारे बॉडी में यूरिया क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है। वो मान लीजिए अमोनिया से थोड़ा लिस्ट टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी वो टॉक्सिक है, उसे बाहर एक्सक्रीट करना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे होम्योस्टेसिस नाम की जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं फर्स्ट। सेकेंड स्लाइड है इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारी बॉडी दो तरह से, हमारे बॉडी के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो दो तरह से इलिमिनेट करती है। मान लीजिए फर्स्ट है एक्सक्रीशन और सेकेंड है इजेशन। एक्सक्रीशन अभी हमने पढ़ा कि इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जब भी हमारे बॉडी में एनाबॉलिज्म होगा या फिर कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का बनना। ठीक है, कोई भी चीज क्या हो रही है, बन रही है। मान लीजिए अमीनो एसिड से क्या बना रहे हैं, हम प्रोटीन बना रहे हैं, तब भी हमारे बॉडी में क्या होगा, कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। या फिर मान लीजिए उसी प्रोटीन को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जैसे हमने उसे बोल दिया अमीनो एसिड। फिर भी ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी होने के टाइम भी क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, तो उन्हें बॉडी को एक्सक्रीट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करेगी, एक्सक्रीशन करेगी। किस प्रोडक्ट का करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट का करेगी। और दूसरा पार्ट है इजेशन, इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फीसेस एक्सपेल्ड थ्रू द एनस। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। इजेशन को हम एक्सक्रीशन नहीं कहते, क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है। कैसे वेस्ट मटेरियल है, ये एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जो कि नाइट्रोजनस, एक मिनट, ये एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जो कि पैलेट के फॉर्म में निकलता है या फिर पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। लेकिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करती है किडनी, तो इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकला हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, इसीलिए हम इसे एक्सक्रीशन ना कहते हुए इजेशन कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन। ओके, गॉट इट? Excretion and ejection are the ways in which the body maintains balance. तो इन दो तरह से हमारी बॉडी अपने आप में, अपने अंदर कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल है वो नहीं रखती। इन दोनों प्रोसेस से हमारी बॉडी क्या करती है, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देती है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट दो प्रकार के हो गए, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन से आते हैं, यूरिन आता है जो कि किडनी के थ्रू हम बाहर डाल देते हैं, स्वेट ग्लैंड के थ्रू हम स्वेट बाहर डाल देते हैं, और रिस्पिरेशन के टाइम पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के टाइम पे हम बाहर डाल देते हैं ड्यू टू द एट द टाइम ऑफ रिस्पिरेशन। नेक्स्ट स्लाइड है इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट किन किन फॉर्म में होते हैं, उनके फॉर्म कैसे है? नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये एक पीएच लेवल है। पीएच लेवल मान लीजिए जैसे अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक है, जिसे यहाँ पे रेड कलर में दिखाया जा रहा है, मोस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, और यूरिया इन दोनों से, मतलब अमोनिया से लिस्ट टॉक्सिक है लेकिन यूरिक एसिड से मोर टॉक्सिक है। ओके, तो यहाँ पे कितना वाटर इसे इलिमिनेट करने के लिए लगेगा ये यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स मोर वाटर सिंस इट इज मोर टॉक्सिक। तो मोर वाटर मतलब कितना, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 1000 ml ऑफ 1000 ml, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 500 ml। ओके,
500 ml 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए इन एनिमल्स को लगेगा। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया रिक्वायर्स लेस वाटर देन अमोनिया बट मोर देन यूरिक एसिड। हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी क्या करेगी, एज कंपेयर टू 500 हमारी बॉडी को सिर्फ 50 ml 1 ग्राम ऑफ यूरिया एलिमिनेट करने के लिए इतना पानी चाहिए। देन यूरिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एज इट इज लीस्ट टॉक्सिक। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं, रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर कंजर्वेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इनको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है अपने बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल एलिमिनेट करने के लिए। तो वो अमाउंट कितना हो गया, मान लीजिए 10 ml। ओके, तो इतना कम अमाउंट ऑफ वाटर में भी वो अपने बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्लाइड। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा हमारी बॉडी इलिमिनेशन करती है या फिर एक्सक्रीशन करती है। तो फर्स्ट हो गया ग्वानोटेलिज्म, नेक्स्ट है अमीनोटेलिज्म, थर्ड है यूरिकोटेलिज्म, फोर्थ है अमोनोटेलिज्म एंड फिफ्थ है यूरियोटेलिज्म। तो एक एक करके हम यहाँ पे वो सारे कंसेप्ट समझ लेते हैं। फर्स्ट वन है ग्वानोटेलिज्म। ग्वानोटेलिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग ग्वानिन फ्रॉम द बॉडी। ग्वानिन कहां से आया, हमारे बॉडी में हमने देखा है डीएनए, आरएनए, इनमें क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन्स कौन से हो गए, एडेनिन, ग्वानिन। तो ये प्यूरिन्स जब हमारे बॉडी से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे एनिमल्स में ये जब डीएनए टूटता है या फिर आरएनए टूटता है, तो ये एडेनिन और ग्वानिन दोनों के दोनों एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दोनों नहीं सॉरी सिर्फ ग्वानिन क्या हो जाता है, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। सो ग्वानिन इज इनसोल्युबल इन वाटर। ये वाटर में ज्यादा से ज्यादा सोल्युबल होता ही नहीं है, इसलिए इसे कम से कम वाटर चाहिए इलिमिनेट करने के लिए। तो ये कम पानी में भी हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, यानी वो जो ऑर्गेनिज्म इन्हें इलिमिनेट करते हैं, उन एनिमल्स के बॉडी में बहुत कम पानी भी रहा तो भी ये ग्वानिन क्या होगा, उनके बॉडी से इलिमिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, एरेक्निड्स। एरेक्निड्स जैसे कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन, अर्थवर्म एंड सम रेप्टाइल्स एज वेल एज मेनी बर्ड स्पीसीज। बहुत से बर्ड्स क्या करते हैं, ग्वानोटेलिक एनिमल्स उन्हें हम कह सकते हैं। सेकेंड है अमीनोटेलिक। इट इज द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द बॉडी। एग्जाम्पल कौन से हैं, सम मॉल्युस्क। सम मॉल्युस्क मतलब कौन से, यूनियो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। देन नेक्स्ट वन है लिम्निया। यूनिया मतलब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है बाइवॉल, ठीक है। और लिम्निया मतलब एक छोटी सी स्नेल होती है जिसके ऊपर एक शंख होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिम्निया। एंड सम इकानोडर्म्स लाइक एस्टेरियाड्स। इकानोडर्म्स मतलब एग्जांपल क्या हो गया, स्टारफिश, वो वहां पे डायग्राम में हमने दिखा दिया है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, अमीनोटेलिज्म। नेक्स्ट वन है यूरिकोटेलिज्म। It is the process of eliminating nitrogenous waste like the uric acid from the body. It is the least toxic from nitrogenous waste. यानी अमोनिया से भी बहुत ज्यादा कम ये क्या हो गए, लीस्ट टॉक्सिक है। इट इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिक एसिड इज इनसोल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, तो इनको इलिमिनेट करने के लिए बॉडी में बहुत कम भी पानी रहा तो भी बॉडी क्या कर देगी, इसे इलिमिनेट कर देगी। इट इज पास्ड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड प्रेसिपिटेट, मतलब ये पेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलते हैं। यूरिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू द न्यूक्लिक एसिड्स मेटाबॉलिज्म फ्रॉम प्यूरिन्स। जो मैंने यहाँ पे बताया प्यूरिन्स, एडेनिन, ग्वानिन, तो जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब जब वो बनेंगे या फिर टूटेंगे, तब जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तब क्या निकलेंगे बॉडी से, यूरिक एसिड भी निकलता है। फॉर एग्जांपल
reptiles, birds, land snails, terrestrial insects. नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, अमोनोटेलिज्म. इट इज द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया. अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है. सो अमोनिया इज रेडियली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये ज्यादा घुल मिल जाता है वाटर के साथ. अमोनिया इज टॉक्सिक, क्या दिया है यहाँ पे? अमोनिया इज टॉक्सिक एंड हेंस रिक्वायर मोर वाटर फॉर एक्सक्रीशन. तो यहाँ पे क्या कॉमन सेंस होना चाहिए कि जिनके पास बहुत ज्यादा वाटर है वही अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं. तो वो एनिमल कैसे होने चाहिए? एक्वेटिक एनिमल्स होने चाहिए. ओके, सो इन मरीन फिशेस अमोनिया इज एलिमिनेटेड थ्रू द गिल्स. बहुत सारा पानी ले लेते हैं और अपना अमोनिया गिल्स के थ्रू या फिर स्किन के थ्रू वो एलिमिनेट कर देते हैं. इसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स. कौन कौन है वो? मरीन फिशेस. ओके, और बाकी एग्जांपल दिए गए हैं जैसे एस्केरिस. एस्केरिस मतलब ब्राउन वर्म हो गए. प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा है, यूग्लिना है. बोनी फिशेस है यहाँ पे जैसे रोहू है, कटला है. स्पॉन्जेस है, ठीक है. देन सिलेंट्रेट्स है, सिलेंट्रेट्स में हाइडा है, जेलीफिश है एंड एम्फीबियंस है जैसे टैडपोल लार्वा. ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? अमोनोटेलिज्म के. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है यूरियोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से यूरिया को एलिमिनेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स. ओके, यूरिया इज नाइदर टू टॉक्सिक नॉर लीस्ट टॉक्सिक लाइक यूरिक एसिड. यूरिया कैसे है? अमोनिया के जैसे बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी नहीं है और यूरिक एसिड के जैसे लीस्ट टॉक्सिक भी नहीं है, मतलब वो मिडल में है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एडप्ट टू कंजर्व वाटर. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? वाटर की कमी की वजह से उनको थोड़ा सा वाटर कंजर्व करना पड़ता है. सो दे प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. द वाटर अवेलेबल फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक द ह्यूमन इज लेस. अगर मान लीजिए हमारे आसपास वाटर की अवेलेबिलिटी कम रही, तब हमारी बॉडी क्या करती है? लेस टॉक्सिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करती है. ओके, तो हमारी बॉडी जब पानी की बहुत ज्यादा अगर नीड रही तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बना के इलिमिनेट कर देती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या कर लेती है? कंजर्व कर लेती है. सो दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया. तो ये अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में कहाँ पे होता है? लीवर में होता है. ठीक है, लीवर में होता है. कौन से साइकिल के थ्रू होते हैं? यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथाइन साइकिल उसे कहा जाता है. वो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे. देन यूरिया इज 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. कितना कम टॉक्सिक है यूरिया? 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक, मतलब मान लीजिए अमोनिया कितना हाईली टॉक्सिक होता है. सो एग्जांपल मरीन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैमल्स, मतलब ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट स्लाइड है हाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. हम तो पढ़ रहे हैं कब से कि हमारी बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनकी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर लेती है? इलिमिनेट कर देती है. तो इलिमिनेट कैसे करती है? एक्चुअली वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं वो हमें देखना चाहिए. तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं? मान लीजिए हर एक बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, देन ग्वानिन है. ओके, तो वो कैसे हो रहे हैं? अमोनिया टू यूरिया. अगर मान लीजिए किसी के बॉडी में लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड तैयार हो रहा है जैसे यूरिया हो गया, तो वो कहां से तैयार होगा? अमोनिया से. अमोनिया कहां पे होता है? लीवर में. तो पाथवे कैसे है? यूरिया साइकिल, मतलब अमोनिया को अगर यूरिया में कन्वर्ट होना है तो किस पाथवे से वो जाएगा? यूरिया साइकिल. उसे ही हम ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं. ये किस ऑर्गन में परफॉर्म होती है ये साइकिल? लीवर में. कौन से प्रोसेस के थ्रू? जब अमोनिया कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? यूरिया.
दिस इज एन एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। जब भी अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, अमोनिया को कंबाइन कौन कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या फॉर्म करता है? यूरिया। तब एटीपी ज्यादा खर्च हो जाती, इसीलिए यहाँ पे बोला है इट इज अ एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, इट इज सीन इन ह्यूमंस, फ्रॉग्स, मोस्ट मैमल्स, दैट इज यूरियोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट है अमोनिया टू यूरिक एसिड, तो ये भी लीस्ट टॉक्सिक है। पाथवे कैसे है? प्यूरिन्स डिग्रेडेशन पाथवे। प्यूरिन्स कौन से हो गए? एडेनिन, ग्वानिन, ये प्यूरिन्स है। तो पिरिमिडिन्स ब्रेक डाउन नहीं होते क्या? तो पिरिमिडिन्स भी ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरासिल है, तो इनका भी ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उनका लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्यूरिन्स डिग्रेडेशन पाथवे। ऑर्गन कौन सा हो गया? लीवर एक ऑर्गन हो गया जहां पे ये साइकिल चलेगी। कौन से प्रोसेस के थ्रू? मान लीजिए प्यूरिन्स है जैसे एडेनिन एंड ग्वानिन, उनका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन के टाइम पे किसमें कन्वर्जन होगा? यूरिक एसिड में। अमोनिया इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, यहाँ पे अमोनिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, दीज आर कॉल्ड एज द यूरिकोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट है अमोनिया टू अमाइनो एसिड्स और वाइस वर्सा। एक्चुअली अमाइनो एसिड्स ब्रेक डाउन टू रिलीज द अमोनिया, नॉट द अदर वे अराउंड। ये इसमें दो तरह से काम करता है, जैसे ट्रांस अमाइनेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ NH2 ग्रुप, एंड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमीनो एसिड। अमोनिया अमाइनो एसिड से, अमीनो एसिड्स का क्या होता है? जैसे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके अमोनिया बनता है, वैसे ही अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होके क्या होता है? अमोनिया बाहर निकलता है। तो ये दो प्रोसेस से निकलता है, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। सो अमीनो एसिड्स आर द सोर्स ऑफ अमोनिया, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इट। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। देन फोर्थ पॉइंट है अमोनिया टू ग्वानिन, नॉट अ डायरेक्ट कन्वर्जन। ग्वानिन इज अ नाइट्रोजनस बेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। सो प्रोसेस कौन सा हो गया? ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा? ग्वानिन। जैसे न्यूक्लियोटाइड कौन से है? प्यूरिन्स है। प्यूरिन्स में कौन से है? यहाँ पे कहा, हाँ, प्यूरिन्स में कौन से है? एडेनिन और ग्वानिन। ये ग्वानिन हमने पकड़ लिया, और उसको क्या करना है? एक्सक्रीट करना है। सो ये किन में पाया जाएगा? स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ग्वानोटेलिक एनिमल्स। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। मान लीजिए हम लोअर टू हायर एनिमल्स में हमने जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखे हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो फर्स्ट है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, seen in platyhelminthes, that is planaria and Taenia solium. Rotifers, that is microscopic aquatic animals, some annelids and cephalochordates, that is amphioxus. ये फ्लेम सेल्स कैसे होते हैं ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये जो सिलिया है इनकी कंटिन्यूसली बीटिंग चलती रहती है, जैसे ऐसे लगता है जैसे लो चल रही हो। तो इसके थ्रू वो एनिमल्स क्या है? प्रोटोनेफ्रिडियन एनिमल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, तो वो कंटिन्यूसली बीटिंग करते हैं, इसलिए फ्लेम के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट है नेफ्रिडिया, इट इज सीन इन अर्थवर्म एंड अदर एनेलिड्स। अर्थवर्म हो या फिर बाकी के एनेलिड्स हो, उनमें जो नेफ्रिडियम आपको दिखाई देंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी में नेफ्रॉन होता है, सेम वैसे ही इनके बॉडी में नेफ्रिडियम है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये नेफ्रिडियो पोर है, यहाँ से उनके बॉडी से, यानी अर्थवर्म हो गए या फिर कोई भी एनेलिड हो गए, उनके बॉडी से वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बाहर डाल देंगे। थर्ड पॉइंट है माल्फिजियन ट्यूबल्स इन द कॉकरोच। माल्फिजियन ट्यूबल्स आपने कभी डिसेक्शन किया होगा तो आपको पता होगा कि ये कॉकरोच की क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे कोलोन दिख रहा है, ये इलियम है, बाद में ये येलो कलर बॉडी जो दिख रही है वो क्या है? माल्फिजियन ट्यूबल्स। एंड बाद में आता है मिडगट।
ठीक है। तो ये माल्फिजियन ट्यूबल्स क्या काम करती है, वो इलिमिनेशन का काम करती है, ठीक है। जैसे कॉकरोच में हो गया या फिर इंसेक्ट्स में हो गए। ग्रीन ग्लैंड एंड एंटेनल ग्लैंड इन द प्रॉन्स, और बाद में है ह्यूमन किडनी, ठीक है। तो ग्रीन ग्लैंड कैसे है, चलो हम देखते हैं। ग्रीन ग्लैंड मान लीजिए ये क्या है, प्रॉन का माउथ है, ठीक है, और ये क्या है, उसकी आंख है, मतलब आईज है। बाद में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ब्लैडर और ये लैब्रिंथ। ये जो ग्रीन ग्लैंड है वो कहाँ पे होती है, जो एंटेनल रीजन होती है ना उसी के पास होती है, इसीलिए उसे ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड दोनों कहा जाता है। तो ये हो गई ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटेनल ग्लैंड, और ये है ह्यूमन किडनी। तो बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के सेक्शन में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।